चलो बिगिन करते हैं। पिछले क्लास मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था बातचीत हम लोग का। अगला लिखो, एक डेफिनेशन लिखो पहले आप, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोर्ड पे देखिए, डेफिनेशन कॉपी कर सकते हो। A quadrilateral whose all four vertices lie on a circle is called cyclic quadrilateral. Here A, B, C and D are concyclic points. पहले इसको कॉपी कर लो, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलो यहां देखो एक बार, सपोज करो कि एक नया सिचुएशन डिस्क्राइब करता हूं। देखो मान लो कि ऐसा कोई सर्कल है। अब आप अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, सच दैट कि उस क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टाइसेस सर्कल के बाउंड्री पे लाई करे इस तरीके से। मान लो कि ऐसा कुछ होगा आपके लिए, ए, बी, सी और डी। तो इस टाइप के सिचुएशन में एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन सपोज करो कि ऐसा कोई सीन भी हो सकता है। मान लो कि सर्कल है आपके पास, और जब आप क्वाड्रिलेटरल बनाने का ट्राई करोगे तो इसमें से 3 वर्टेक्स तो जो है आपको सर्कल के बाउंड्री पे मिलेगा, और चौथा वर्टेक्स, ये काम करते हैं, इसको यहां तक ले लो और ऐसे जोड़ दो आप। अभी यहां पर अगर मैं इसको बोलूं कि पी, क्यू, आर और एस, तो पी, क्यू, आर, एस को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी कि 2 फोटो बना के दे देगा, पूछेगा इन दोनों में से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टेक्स किस पे लाई करता है? सर्कल के बाउंड्री पे। ये जिसके चारों वर्टेक्स से एक सिंगल सर्कल आप ड्रॉ कर सको। जिसके चारों वर्टेक्स से सिंगल सर्कल पास ना कर रहा हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इस सिचुएशन में जस्ट एक लिटरेचर, एक बोलने का तरीका है कि अगर मान लो कि एबीसीडी से एक सिंगल सर्कल पास कर रहा है तो आप इसको 2 तरीके से कन्वे कर सकते हो। पहला, यू कैन से कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरा, यू कैन से कि ए, बी, सी, डी दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोल सकते हो बताओ? दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलो या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलो, दोनों का मतलब ऑल टुगेदर एक ही है। मतलब यही है कि उन चारों पॉइंट से एक सिंगल सर्कल जो है वो पास कर रहा होगा। ठीक है, फिर से एक बार पूछता हूं, इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो आप? 2 तरीके से। पहला तरीका बताओ, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरा तरीका बताओ, ए, बी, सी, डी दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां पर कोई थ्योरम वगैरह नहीं था, दिस वाज जस्ट व्हाट? डेफिनेशन। अभी अगला एक थ्योरम है, लिखो थ्योरम नंबर 11। स्टेटमेंट लिख लो पहले, द सम ऑफ either pair of the sum of either pair of opposite angles is 180 degree. The sum of either pair of opposite angles is 180 degree. The sum of either pair of opposite angles is 180 degree. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो इस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप एंगल ए को देखते हो तो ए का ऑपोजिट एंगल कौन होगा? सी। तो ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम कहना चाहता है कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मान लो कि बाकी दोनों एंगल को देखते हो बी के साथ, अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट एंगल कौन होगा? डी। तो एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये वाला थ्योरम आपसे कहना चाहता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अभी इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं। देखो एक बार, स्टेटमेंट लिखना हो गया मेरे ख्याल में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये लिखो नहीं, पहले देख लो फिर लिखवा दूं। मान लो कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, आप चाहें तो साथ साथ बना लें प्रूफ के लिए।
ठीक है, इसको बना लो पहले फटाफट, फिर बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करो, लिखो गिवन। गिवन में लिखो लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी। फिर लिखना कंस्ट्रक्शन join AC and BD, join AC and BD। ठीक है, और फिर लिखना प्रूफ। जब प्रूफ वाले पार्ट के लिए आई विल से एक बार अब लिखना रोक दो, इसको पहले अच्छे से समझ लो, फिर आप लोग लिखना है इसको। प्रूफ वाले पार्ट के लिए आई विल बिगिन लाइक दिस कि क्लियरली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सारा मिला के कितना होना चाहिए? क्यों? ए बी सी डी इज अ क्या? नहीं, क्वाड्रिलेटरल। किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सब मिला के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये क्लियर है मेरे ख्याल में? अब आप गौर से सोचना मैं क्या बोल रहा हूं और सपोर्ट करने का आप ट्राई करना। एंगल ए को कैसे स्प्लिट कर सकते हो फोटो के हिसाब से? एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसी तरीके से बी को 5 6, सी को 7 8 और डी को 1 2। तो इस चीज को अगर और आप ब्रोकन डाउन सिचुएशन में लिखना चाहो तो मेरे ख्याल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसके बाद मेरा सजेशन है आपको कि आप पहले दिमाग में सेट कर लो कि आपको एसी पे अटैक करना है कि बीडी पे अटैक करना है। किस पे अटैक करना है बताओ? क्योंकि आपको तो दो पार्ट प्रूफ करना है ना कि ए प्लस सी का वैल्यू भी 180 होगा और बी प्लस डी का वैल्यू भी 180 होगा। तो पहले दिमाग में सोच लो कि इन दोनों में से किसी एक पे वर्कआउट करेंगे हम पहले। किस पे वर्कआउट करना चाहोगे बोलो? एसी पे करना चाहोगे? ठीक है, तो यदि एसी पे आप वर्कआउट करना चाहोगे तो मेरा सजेशन ये है कि आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 अलग अलग एंगल है आपके पास में, एंगल ए में वी कैन क्लियरली सी कि 3 और 4 इन्वॉल्व है और एंगल सी में कौन कौन इन्वॉल्व है बताओ? 7 और 8। तो 3 4 7 8 इन लोग को सेव करो और जो इनके अलावा बाकी लोग हैं ना 1 2 5 6 उसको भी चेंज करके 3 4 7 8 में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे होगा वो थोड़ा सोच। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट एंगल 1। तो एंगल 1 का लोकेशन आप देखो, आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, अब एंगल 1 के लिए मेरा क्या सजेशन है कि सी पॉइंट और बी पॉइंट को एक साथ देखो तो यू विल फाइंड कि ये अपने आप में एक आर्क है। जो आर्क डी पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल 1 बना रहा है। आप ये सोचो कि ये वाला आर्क इस सिचुएशन में और भी कोई एंगल बना रहा है क्या 1 के अलावा? तो आपको फील आएगा कि सी से ए पे जाओ, बी पे वापस घूम के आ जाओ, तो 4 भी इसी आर्क द्वारा अपने ऑपोजिट आर्क पे सबटेंडेड एक एंगल है। तो एंगल 4 का लोकेशन और एंगल 1 का लोकेशन के हिसाब से इन दोनों एंगल को आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होने की वजह से 1 को चेंज करके किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 4 से। नेक्स्ट आप सोचो, मान लो कि आपको 2 भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो 2 सोचो कि किससे चेंज हो? ए बी एक आर्क है, ए बी जो है वो एक एंगल 2 सबटेंड कर रहा है और सेम ही आर्क और एक एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है? 7। तो 2 के जगह पर आप किसको चेंज करके लिख सकते हो? 7 को। सिमिलरली आपको 6 भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, तो सोचो कि 6 का क्या हाल चाल है? तो सी डी एक एंगल सबटेंड कर रहा है मेरे ख्याल में 6। सी डी और कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है सोचो? मेरे ख्याल में 3। तो 6 की जगह पर आप 3 लिख सकते हैं। आया बात समझ? और लास्ट कौन बच गया? 5। 5 के लिए मेरे ख्याल में इसको एज अ आर्क सोचो, तो एक एंगल 5 हो रहा है और कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है बताओ? 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी एंगल्स हमको नहीं चाहिए लाइक 1 2 5 6 इन सारे को 7 8 और 3 4 के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। आओ चेंज कर देते हैं। आप एक बार थोड़ा फिर से मेरे को सोच सोच के बताना। हाँ, 1 का रिप्लेसमेंट कौन होगा बताओ? 4। तो 1 की जगह एंगल 4। 2 का रिप्लेसमेंट कौन होगा? 7। मतलब ए बी आर्क होगा 2 और 7,
एंगल सबटेंडेंट या स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क कह सकते हो। तो एंगल 7, 3 को तो सेव करना है आपको, 4 को भी सेव करना है, 5 को चेंज करना है शायद, 5 की जगह पर 8, 6 की जगह पर मेरे ख्याल में 3, फिर 7, 8 तो काम का ही है। ठीक है, ऐसा करने के बाद में यू विल रियलाइज कि सब आदमी का नाम 2-2 बार आया। सोच के देखो, एक बार और एक बार, 2 बार, तो 2 टाइम्स एंगल 4, 7 एक बार, 7 2 बार, तो यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 7, 3 एक बार, 3 2 बार, तो मेरे ख्याल में 2 टाइम्स एंगल 3, और क्या हो गया बताओ, सारा आ गया, 8 बचा हुआ शायद, 2 टाइम्स एंगल 8, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 360। सब में से मेरे ख्याल में आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास में, एंगल 4 प्लस एंगल 3 को आगे कर देता हूं ताकि रियलाइज कर सके, और फिर 7 और फिर एंगल 8, तो सब मिला के कितना हो जाएगा बताओ, 360। अभी 2 और 360 काट सकते हो, कितना बचेगा यहाँ, 180 चलेगा। और 4 और 3 मिला के डायग्राम से आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए, तो उधर 180 हो गया आपके पास। इधर भी देख लेते हैं, 4 और 3 की जगह पर वी कैन राइट एंगल ए, एंड 7 8 की जगह पर वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180। ठीक है, और अगर ए और सी का वैल्यू 180 हो गया, सारा मिला के अगर 360 था, तो ऑब्वियसली बी और डी का वैल्यू भी फिर कितना होना पड़ेगा, 180। तो उसके लिए अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लेम कर पाएंगे आप। चलेगा, करो फटाफट कॉपी करो। इसके आगे लिखूं, सिमिलरली we can show that angle B plus angle D is equals to 180 degree. Similarly, we can show that angle B plus angle D is equals to 180 degree. ठीक है, लास्ट थ्योरम लिखूं इस चैप्टर का, थ्योरम नंबर 12 के लिए 2 मिनट फिर से मेरी तरफ देखूं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ तो आपके पास में प्रॉपर्टी क्या होगा कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका उल्टा क्या होना चाहिए, सोचो कि अगर आपके पास में कोई एक क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो आप क्रॉस क्लेम कर सकते हैं कि दैट क्वाड्रिलेटरल हैज टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम 180 डिग्री होना चाहिए, और किसी का सम अगर ऑपोजिट एंगल का 180 डिग्री हो रहा है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, बस स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। if sum of the pair of opposite angles, if sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral, if sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral will be cyclic. Then the quadrilateral will be cyclic. ठीक है, ऐसे ही 1-2 इसका एप्लीकेशन पूछता हूं आपसे, थोड़ा सोच के आंसर करने का ट्राई कर। क्या हम रैंडम किसी पैरेललोग्राम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? सोचो, अगर मैं एक रैंडम पैरेललोग्राम बनाऊं, कैन आई से कि इट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? पक्का? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल तो होता है लेकिन उनका सम 180 डिग्री होगा, ऐसा कहीं कुछ हमारे पास में गारंटी नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? कैन वी से कि एवरी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल्स का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है, 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री, तो इसीलिए आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट अबाउट रोम्बस? कैन वी से कि रोम्बस इज ऑलवेज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? नहीं, क्योंकि रोम्बस में भी 90 डिग्री को लेके कोई श्योरिटी नहीं है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा बट 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये मान लो कि उनको जोड़ के 180 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को लेके कोई गारंटी है, एश्योरेंस नहीं है। इसलिए रोम्बस को भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप इमीडिएटली तो नहीं बोल सकते। व्हाट अबाउट स्क्वायर? स्क्वायर को बोल सकते हो, क्योंकि एंगल्स का वैल्यू कितना रहेगा, 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स का सम ऑटोमेटिकली कितना हो गया आपके, 180 डिग्री, एंड हेंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इसके साथ में सारा थ्योरम खत्म आप लोगों का। अभी आखिरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो, लिखो हेडिंग एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3,
ओवरऑल पूरे एक्सरसाइज में कोई 2 या 3 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है, बाकी सारा क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला है। ठीक है, आप बस अच्छे से थ्योरम अप्लाई करने का ट्राई करो, फटाफट आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो इन फिगर 10.36 मतलब वाले फोटो का बात चल रहा है। A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equals to 30 degree, angle EOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than arc ABC, find angle EDC. ठीक है, एकदम क्लियर। एक्सप्लेनेशन दोगे क्यों ऐसा हो रहा है। ये दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री, और एक थ्योरम था जो बोलता था कि एक आर्क के हेल्प से सेंटर पे अगर एंगल बनाते हो और उसके ऑपोजिट आर्क पे अगर एंगल बनाते हो तो अपोजिट आर्क वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का क्या होता था, डबल या हाफ। हाफ, तो अगर पूरा एंगल यहाँ पर 90 है तो बाउंड्री वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45। क्लियर मेरे ख्याल में। लिखूं हियर, हियर नहीं मतलब थोड़ा सा लिख दो, एंगल ए ओ सी। अगर एमसीक्यू में 1 मार्क आया ना फिर तो डायरेक्टली सोच के आप टिक मार देना जो भी करना है, बट यहां पर तो लिख लो एक बार, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू आई थिंक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पहला बात। फिर लिखना कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ सी, और चाहो तो रीजन के नाम पे हमारे सीक्वेंस में थ्योरम नंबर कितना था ये वाला, देखो एक बार, 8 तो नहीं होना चाहिए, 9 या 10 होना चाहिए। 8 था क्या हमारे हिसाब से, बुक के हिसाब से नंबरिंग अलग हो सकता है। आप एक बार थ्योरम 8 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हाफ इंटू 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो पढ़ो। अ chord of a circle is equal to radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. इसमें ना वैसे फोटो तो यही वाला होना चाहिए बट इतना क्लियर नहीं है ये वाला। अब इस नए फोटो को देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ध्यान से सुनते जाना और सोचते जाना। ये कह रहा है कि इसके अंदर एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड का लेंथ रेडियस के इक्वल हो। ठीक है ना, अब आपको कह रहा है कि इस कॉर्ड के हेल्प से एक बार आप मेजर आर्क पे एक एंगल बनाओ और उसका वैल्यू बताओ, और एक बार आप माइनर आर्क पे एक एंगल बनाओ और उसका भी वैल्यू बताओ। मेजर आर्क वाला एंगल आई थिंक ये वाला होगा, माइनर आर्क वाला एंगल ये वाला होगा, और आपको इन दोनों एंगल का जो है वो वैल्यू बताना है। ठीक है, इक्वल तो नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले वो सोचो। मतलब ये है आपके क्वेश्चन का फोटो, एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर में कहीं पर भी बना लो कोई परेशानी नहीं है। एक कॉर्ड बनाना है आपको, कॉर्ड का लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए, इस सर्कल के ही रेडियस के इक्वल होना चाहिए। रेडियस कितना है नहीं पता, जितना भी लेकिन रेडियस होगा उसी के इक्वल आपको एक कॉर्ड बनाना है। वो कॉर्ड बनाने के बाद में पूरा जो सर्कल का एरिया है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक मान लो कि मेजर सेगमेंट और दूसरा माइनर सेगमेंट। ये आर्क के हिसाब से 2 आर्क हो जाएगा, एक मेजर आर्क और दूसरा माइनर आर्क। अब इस कॉर्ड के हेल्प से एक बार आपको मेजर आर्क पे एक एंगल सबटेंड करना है, ये एंगल क्रिएट करना है, और एक बार आपको माइनर आर्क पे एक एंगल क्रिएट करना है और दोनों का वैल्यू बताना है। ठीक है, हाँ देखो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए इसको। ऑब्वियसली बीच में यहाँ कहीं पर इसका सेंटर लाई कर रहा होगा, तो आप अगर मान लो कि सेंटर को इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से जोड़ देते हो, तो एक जो सर मतलब ट्राइंगल अभी मैं हाईलाइट करूंगा, ये ट्राइंगल के बारे में आप बताना कि क्या विचार है आपका। ये वाला ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो इस ट्राइंगल का सारा एंगल कितना डिग्री होना चाहिए 60 डिग्री, तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर हमको रूल पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो बाउंड्री पे बनने वाले एंगल का डबल होता है कि आधा होता है, बाउंड्री वाला आधा होता है, सेंटर वाला डबल होता है। ठीक है ना, सेंटर वाले का वैल्यू आपका कितना है 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली बाउंड्री वाले का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 30 डिग्री। ये समझ में आया। फिर दूसरा लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि ओवरऑल ये जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा आपका, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल रहेगा साइक्लिक, तो इसमें दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यदि ये वाला का वैल्यू कितना आया आपके 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। लिख पहले इसको बना लो तो थोड़ा अच्छे से, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ओ। लिखो लेट
लेट ए बी इज इक्वल्स टू आर, लेट ए बी इज इक्वल्स टू आर बी अ कॉर्ड, मतलब ए बी को रेडियस के बराबर हमने एक कॉर्ड मान ली है, ठीक है। फिर नीचे लिखो क्लियरली, क्लियरली ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल, ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल। नीचे लिखो देयरफॉर एंगल ओ, एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। नीचे लिखो अगेन, अगेन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 60, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हाफ इंटू 60 दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। फिर नीचे लिखो अगेन ए डी बी सी, अगेन ए डी बी सी इज क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए डी बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नीचे लिखना देयरफॉर, देयरफॉर ऐसे लिखूं एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस एम्प्लाइज सी का वैल्यू ऑलरेडी कितना मिला हुआ आप 30, सो 30 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस एम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नए वाले फोटो में सोचते हैं, ज्यादा अच्छे से आप व्यू कर पाओगे इस चीज को। ये कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना है आपके लिए 100 डिग्री, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर बोला आपको, यानी कि ये वाला एंगल आपको ढूंढना है, चलेगा। अभी मेरा सजेशन ये है कि ये काम करो, ऐसे सोचो आप कि पी से लेके आर तक ये आपको लगता है कि एक सिंगल कंटिन्यूअस आर्क है, ठीक है। अभी ये वाला आर्क जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिंक वाला पार्ट, ये आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, तो क्या बोलोगे? अभी पीओआर में दो टू है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला, आप किसके बारे में बोल रहे हो? आप ये किसके बारे में बोल रहे हो? ये बड़े वाले के बारे में बोल रहे हैं, बड़े वाले के बारे में। सेंटर पे ये कौन सा एंगल बना रहा है? बड़ा वाला। तो इट वुड बी बेटर टू से इट एज रिफ्लेक्स एंगल पीओआर। क्या बोलोगे बताओ? रिफ्लेक्स एंगल पीओआर। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल पीओआर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पिंक वाला आर्क अपने ऑपोजिट आर्क पे कौन सा एंगल बना रहा है, तो क्या बोलोगे? एंगल पी क्यू आर। इसमें कोई कंफ्यूजन कि ये क्लियर है? क्लियर है ये वाला चीज। तो अगर पी क्यू आर का वैल्यू 100 है तो वो डबल वाले प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 200। फिर इस पॉइंट के अबाउट कंप्लीट एंगल कितना रहा होगा? 360। तो यदि रिफ्लेक्स एंगल पीओआर का वैल्यू 200 हो गया तो एक्चुअली एंगल पीओआर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160। उसके बाद में ट्राइंगल ओपीआर में एज यू कैन सी कि ओपी एंड ओआर ये दोनों का दोनों क्या है? रेडियस। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। और ऑलरेडी 160 डिग्री आपका यहाँ पर खर्चा हो चुका है, और एक ट्राइंगल के पास में सारे एंगल का कुल मिला के सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बांटने के लिए बचा कितना है आपके पास में? 20। तो 20 में से आधा इसके पास आएगा और आधा इसके पास आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 10। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, लिखूं। आप ऐसे बिगिन करो, इन ट्राइंगल पीओआर, इन ट्राइंगल पीओआर OP is equals to OR. In triangle POR, OP is equals to OR. OP is equals to OR. ठीक है? OP is equals to OR. नीचे लिखो therefore angle P is equals to angle R is equals to X बोल दो. Angle P is equals to angle R is equals to X. और ब्रैकेट में लिखो लेट, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा और इक्वल वैल्यू का हम लोग x मान रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो अगेन
अगेन ऐसे लिखना, रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल्स टू क्या, टू एंगल Q. So this implies reflex angle POR is equals to 2 into 100. ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में 200. 2 into 100 this is equals to 200. ठीक है, इसके नीचे लिखो therefore एंगल POR वो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 360 minus 200 this is equals to 160. ठीक है, एंगल POR इज इक्वल्स टू 160. चलेगा यहां तक. अब आगे लिखो, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल POR, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल POR वी हैव ऐसा लिखूं, एक बार यहां देख लो, इसका वैल्यू कितना है आपका 160. आपके एजम्पशन के हिसाब से ये कितना है x और ये वाला भी कितना है x. तो आप ऐसे लिखो कि 160 प्लस x इज इक्वल्स टू 180. सो ट्वाइस x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 10 डिग्री. ट्वाइस x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 10 डिग्री. देयरफॉर एंगल OPR जो पूछा हुआ था क्वेश्चन में, एंगल OPR इज इक्वल्स टू कितना, 10 डिग्री. चलेगा. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. यहां से बहुत इजी है, मतलब बस थोड़ा ढंग से आपको डायग्राम विजुअलाइज करना, आंसर आपको समझ में आ जाए. टेक योर टाइम, एक बार सोच लो फिर बात करते हैं. देखना यहाँ पे सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि आप ना ट्राइंगल ABC पे फोकस करो. ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ 69 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 31. दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100. ठीक है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABC में एंगल A का आंसर कितना हो जाएगा 80 होना चाहिए. फिर दूसरा मेरा पॉइंट है, ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप BC को एज अ आर्क नोटिस करते, ठीक है, तो यू विल फील कि इसी आर्क पे आपके एंगल A भी बन रहा है और इसी आर्क पे आपका एंगल D भी खड़ा है. तो एंगल A का वैल्यू अगर 80 आया है तो एंगल D का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 80. लिखो इन ट्राइंगल ABC, लिखो बाकी लोग. कहां से स्टार्ट किया था हमने, इन ट्राइंगल ABC. इसमें लिखो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा में लिख देंगे. एक एंगल का वैल्यू 69 है, एक एंगल का वैल्यू 31 है, तीसरा एंगल नहीं जानते तो एंगल A इज इक्वल्स टू कितना 180. दिस एम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल्स टू 180 और इन दोनों का सम 100 होगा तो एंगल A इक्वल्स टू आ गया आपके पास में 80. ठीक है, नीचे लिखो अगेन एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D. अगेन एंगल A is equals to angle D. रीजन देना, एंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम सेगमेंट. ठीक है, एंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम सेगमेंट. नीचे लिखो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. डन. 5 नंबर देखो, पढ़ लो, सोच लो पहले थोड़ा सा, फिर बात करते हैं. चलो देखो एक बार, ABCD are 4 points on a circle and AC and BD intersect at point E such that angle BEC equals to 130 दिया हुआ पहले से, और ECD is equals to 20, ECD is equals to 20 ये भी दिया हुआ आपको पहले से. आगे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ BAC एंगल का वैल्यू आपसे पूछा. ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, वो सबसे सही बैठेगा. एक मैं ट्राइंगल आप लोग को विजुअलाइज करा रहा हूं, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं. ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है, ये कौन सा साइड है बताओ, एक्सटेंडेड साइड है मेरे ख्याल.
और एक्सटेंडेड साइड के हिसाब से ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल हो जाना चाहिए, उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाना चाहिए। और एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यदि इसका वैल्यू 130 डिग्री है, इसका वैल्यू 20 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 110 डिग्री। और ये वाले का वैल्यू अगर 110 डिग्री हो गया, उसके आगे का आर्ग्यूमेंट सुनना, ये BC जो है इसको यू कैन ट्रीट एज सिंगल आर्क, और इसके ऑपोजिट आर्क पे इट इज सबटेंडिंग टू एंगल्स, एक पॉइंट D पे और दूसरा पॉइंट E पे। तो जो भी ये वाला एंगल है और जो भी ये वाला एंगल है, इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, देखो ये 130 डिग्री इस ट्राइंगल के लिए इट इज एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर 130 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 20 प्लस ये वाला एंगल जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 110। उसके बाद में दिस इज अ आर्क, दिस इज सबटेंडिंग टू एंगल्स, एक D पे और दूसरा A पे। तो D वाला एंगल और E वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देयरफॉर एंगल BAC का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 110 डिग्री। लिखो क्लियरली एंगल BEC is equals to एंगल C प्लस एंगल D। रीजन देना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दिस एम्प्लाइज 130 is equals to 20 plus angle T. This implies angle D is equals to 110 degree, 110 डिग्री। ये मार्क मत करो, 110 बोल के छोड़ो। फिर लिखो अगेन एंगल D is equals to एंगल A। रीजन देना, एंगल्स ऑन द सेम segment, angles on the same segment। नीचे लिखो therefore angle E is equals to 110, therefore angle E is equals to 110 degree। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं नए वाले फिगर पे फोकस करना है। ठीक है, ये कह रहा है आपसे कि ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E if angle DBC is equals to 70 degree, angle BAC is equals to 30 degree, find angle BCD। अभी BCD का है, वो थोड़ा देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाला एंगल पूछा पूरा अपने से, और फिर बोला है कि अगर AB इक्वल्स टू BC मान के चले तो उस केस में एंगल ECD यानी कि ये वाले पोर्शन का वैल्यू कितना। ठीक है, सोचो एक बार क्या कर सकते हो। बोलो क्या कर सकते हो। एक विचार है मेरे मन में, देखो यदि आप सहमत हैं उससे, तो अगर आप BC को एज अ आर्क ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो एक एंगल मेरे ख्याल में ये सबटेंड कर रहा है पॉइंट A पे, और सेम आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है पॉइंट D पे। तो जो भी यहाँ का वैल्यू है और जो यहाँ का वैल्यू है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये वाला आप पे कितना आ जाएगा बताओ, 30। फिर इस ट्राइंगल के अंदर में, ट्राइंगल BCD के अंदर में ये वाला आपको मिल गया 30, ये पहले से दिया हुआ 70, दोनों मिलाया कितना हो जाएगा 100। फिर ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 80। क्लियर है मेरे ख्याल। देखो यहाँ देखो फिर से, फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल में समझ में आ गया आप लोग कि कैसे निकालेंगे। एक बार और मेरे को बताओ कैसे निकालोगे आप। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका कि एंगल CAB ये वाला और एंगल CDB ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ये वाला पहले से कितना दिया हुआ आपको 70। फिर इस ट्राइंगल के अंदर में सारे एंगल का सम कितना होगा बताओ 180 डिग्री। तो यदि ये 70 30 100 हो गया तो ये कितना बचेगा आपके लिए 80। पहला आर्ग्यूमेंट ये हो गया। फिर ये वाला 80 होने के बाद में अगर मान लो कि आपको इसके अंदर में छोटे पोर्शन पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कि इस ट्राइंगल पे ध्यान देना अच्छे से, ये वाले पे। इस ट्राइंगल में आपको, सही कह रहा हूँ ना, अच्छा गलत मार्क कर दिया क्या, अच्छा हाँ सर, इतने सारे चीजों का ध्यान रखना होता है ना। ECD देखो, ECD का क्या चक्कर है, देखो ECD के लिए भी आपको फोकस तो मान लो कि इसी वाले ट्राइंगल पे करना है पहले। जैसे ये 30 हो रखा है आप, और अगर ये बोल देता है कि AB और
BC को आप इक्वल मानो तो ट्राइंगल ABC आपके लिए कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के हिसाब से ये अगर 30 डिग्री है तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा फिर से 30 डिग्री, और जस्ट थोड़ी देर पहले ये पूरा एंगल कितना मिला हम लोग 80 डिग्री। तो यदि ये वाला पार्ट 30 है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री। तो उससे आपको ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, लिखो देखो क्लियरली एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। इसका रीजन देना, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, इसका रीजन देना एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स स्टैंडिंग ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगेन इन ट्राइंगल कौन सा, BCD, अगेन इन ट्राइंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, आप यूं लिखो, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना, कितना 30। दो का तो एंगल का वैल्यू मेंशन कर दो, इसका बस नाम मेंशन, 30 + 70 प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। 30 + 70 प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। फिर नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। फिर लिखो अगेन इस बार नया इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में, AB इज इक्वल्स टू BC। अगेन AB इज इक्वल्स टू BC, अगेन AB इज इक्वल्स टू BC। नीचे लिखो देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल, ये एक काम करो इसको काटो, थोड़ा बड़ा करके लिख दो इसको, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, नीचे लिखूं नाउ एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल BCD माइनस एंगल BCA, दिस इज इक्वल्स टू 80 - 30, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। 80 - 30, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, चल रहे हैं आगे। फिर 7 नंबर पढ़ो इसको। अब देखो बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक एक करके समझते हैं। ये बोल क्या रहा है पहले वो सोचो। ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो अपने आप में कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उससे मेरे को पता चला कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टेक्स है वो सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ठीक है, फिर मेरे को बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो उस सर्कल का डायमीटर है। इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और इस सिचुएशन में मुझे प्रूव करना है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल तक पहुंचाने के लिए आई थिंक ये बात सफिशिएंट होगा कि उसके सारे एंगल्स को अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल 90 डिग्री हो गया तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होने की वजह से वो पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम जाने का बहुत रास्ता था, जिसमें से एक रास्ता ये भी था कि इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम। तो सारा एंगल जब आप 90 डिग्री शो कर लोगे तो एक तो बात हो गया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पहुंचने का तरीका था कि किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। यहाँ तो हमारे पास में चारों एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब चारों एंगल 90 डिग्री कैसे रहेगा वो सोचना थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे फिर से एक बार बोल देता हूँ, पहले आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक सर्कल होगा जो उसके चारों वर्टाइसेस से पास कर रहा हो। साथ ही साथ
एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास में ये है कि इसका जो डायगोनल है वो सर्कल का क्या है, डायमीटर। अब अगर इसका डायगोनल सर्कल का डायमीटर है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसके तरह बिहेव कर रहा होगा, सेमी सर्कल के तरह। और एंगल इन सेमी सर्कल का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। उसके चक्कर में ये 90 डिग्री पहले और नीचे वाले पे घूम के देखोगे तो ये वाला भी 90 डिग्री। आया बात समझ। सिमिलरली अगर आप अपना मान लो कि डायगोनल चेंज कर लेते हो, इसको मान लेते हो, तो ये भी तो डायमीटर है, तो उसके चक्कर में ये वाला भी सेमी सर्कल है, तो ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल ये भी 90 डिग्री। और उसी तरीके से ये आपका डायमीटर है, ये आपका सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल के चक्कर में ये भी 90 डिग्री। आया बात समझ। तो एक ही आर्ग्यूमेंट को बार बार दे के हम क्या कि सारे एंगल को उसी आर्ग्यूमेंट से 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। और एक बार हमारे क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल 90 डिग्री हो गया, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, लिखूं, इसमें थोड़ा गिवन विवन के टाइप से लिखना पड़ेगा। लिखूं गिवन, गिवन में लिखना लेट ABCD be a cyclic quadrilateral, let ABCD be a cyclic quadrilateral such that AC and BD are diameters of the circle, such that AC and BD are diameters of the circle, such that AC and BD are diameters of the circle. AC and BD are diameters of the circle. चलेगा यहाँ तक। आगे लिखो टू प्रूफ ABCD is a rectangle. To prove ABCD is a rectangle. ठीक है, फिर लिखो प्रूफ में लिखो since AC is, बोर्ड पर भी लिख देता हूं मैं, AC is a diameter, since AC is a diameter, therefore, अच्छा AC के बेसिस पे, ये AC के बिहाफ पे आप किसको 90 डिग्री बोल सकते हो बताओ, एंगल B को और एंगल D को। ठीक है, लिखो therefore एंगल B is equals to एंगल D is equals to 90 डिग्री। रीजन देना एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। चलेगा, फिर नेक्स्ट लिखूं अगेन BD is diameter, again BD is diameter, therefore इसके बिहाफ पे आप एंगल E is equals to एंगल C is equals to 90 डिग्री एंड आर्ग्यूमेंट सेम होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल E equals to angle C is equals to 90 degree. Reason will be again same as angle in a semicircle. अगला पॉइंट लिखो hence angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. Angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D is equals to 90 degree. नीचे लिखो therefore ABCD is a rectangle. आप यहीं से क्लेम कर सकते हैं ABCD is a rectangle. ठीक है, अगला देखो नंबर 8। ये वाले क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। बोलो कुछ है आप लोगों के पास, करें डिस्कस फिर। देखो, if the non-parallel sides of a trapezium are equal then prove that it is cyclic। अब cyclic प्रूव करने का क्या मतलब है? फिर साइड्स बोल रहे हो, ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बहुत शॉर्ट में अगर बोले तो, थोड़ा और मान लो कि डिटेल में बोले तो ऑपोजिट एंगल्स का सम मेरे को कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री। चलेगा ये वाला चीज। फिर इसको करने का 2-3 तरीका हो सकता है, एक तरीका एक बार डिस्कस करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 ट्राइंगल में दिखा रहा हूं उनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो अगर हो पाए तो। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो सकता है क्या? मेरे ख्याल में एकदम आराम से हो सकता है। मक्खन कैसे देखो? अच्छा, थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन में बोलना भी पड़ेगा हम लोग को।
ABCD क्या रहेगा हम लोग के लिए, पहले बताओ। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के डेफिनेशन के हिसाब से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से पैरेलल। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो वी कैन से कि AD वाला पार्ट और BC वाला पार्ट क्या रहेगा आपस में इक्वल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का डेफिनेशन था। उसके बाद में आई विल से कि D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो E पे, मतलब E पॉइंट पे, और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कहाँ पे, F पॉइंट पे। एंड देन हमारा टारगेट होगा कि इन दोनों ट्राइंगल को समहाउ हम क्या कर लें, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करना आई थिंक बहुत ईजी है, बताओ आप लोग, हेल्प करो थोड़ा सा। AD इज इक्वल्स टू BC, रीजन गिवन। एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, रीजन 90 डिग्री, हाँ कंस्ट्रक्शन या 90 डिग्री। DE इज इक्वल्स टू CF, इसका रीजन क्या हो सकता है, हाँ बाय कंस्ट्रक्शन ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ABCD ट्रेपीजियम है तो ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन तो पक्का क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। भाई ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ना, सोचो एक, हाँ या नहीं, पैरेलल है ये वाला, और ये है और ये है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन CD एंड AB, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होता है, इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF, ठीक है। एक बार दिमाग में अच्छे से सोचो, जो जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले आप मुझे रिपीट करें कि अभी तक हमने इसमें क्या क्या डेवलप कर लिया। सबसे पहले क्या बोलेंगे बताओ, नहीं ABCD, या लिखना भी स्टार्ट करो, थोड़ा सा लिख लो, आप गिवन इवन लिख लो तो अच्छा लगेगा। लिखो गिवन ABCD इज अ ट्रैप, मतलब ट्रेपीजियम, फुल स्टॉप, विथ या कॉमा, विथ AB पैरेलल CD, ठीक है, एंड आइसोसेलेस है तो AD इज इक्वल्स टू BC, सब यही मेंशन करते हैं। फिर लिखो टू प्रूफ ABCD इज साइक्लिक, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ DE perpendicular AB and CF perpendicular AB. Draw DE perpendicular AB and CF perpendicular AB, ठीक है। अब लिखो प्रूफ में जितना मैंने समझाया था वो सब सारा का सारा मुझे रिमाइंड करो, क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा AED एंड BFC, लिखो AD इज इक्वल्स टू BC, रीजन गिवन। फिर एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F, रीजन इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर DE इज इक्वल्स टू CF, रीजन शॉर्टेस्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि AB पैरेलल CD, इसे क्लियर है कि दोनों पैरेलल, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, चलेगा यहाँ तक। अभी एक बार सोचो कि इन एलिमेंट्स को अप्लाई करने से कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल वैलिड होगा यहाँ, RHS लिखो, देयरफॉर बाय RHS, देयरफॉर बाय RHS बाय RHS कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BFC, देयरफॉर बाय CPCT, आप बोलो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर लिखूं सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो होगा ही नहीं, ये ट्रेपीजियम में तो क्या हो, क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ठीक है। और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री, लिखो वाला बात लिखो। सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल
therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 degree. This implies, अब देखो जो इक्वेशन 1 में अवेलेबल है ना आपके पास में, उसका हम थोड़ा सा यूज करें। 1 में क्या है हमारे पास में, A इक्वल्स टू B, और साइक्लिक दिखाने के लिए व्हाट इज द आइडिया कि किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को मेरे को क्या प्रूव करना है, उनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिमाग में पहले ही सोच लो किसको करने का मन है, AC को कि BD को, AC, ठीक है। तो AC को अगर करने का मन है आपका, वैसे हम फालतू इतना लंबा कर रहे हैं क्या, इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक काम करो इसको काटो, 2 लाइन काट दो, थोड़ा और आसान वाला एक कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। हम ऐसे बिगिन कर सकते हैं क्या कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, मतलब जो मैं दिखा रहा था उससे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा स्टेप ज्यादा होगा, ये वाला मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है। A प्लस डी इज इक्वल्स टू 180, रीजन को इंटीरियर, और A और B आपस में क्या था, इक्वल, तो A को आप रिप्लेस कर दो, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। नीचे लिखो सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C is equals to 180. Hence ABCD is a cyclic quadrilateral. Hence ABCD is a cyclic quadrilateral. अच्छा देखो एक बार, इसको एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं इसको पढ़ के ना ड्रॉ करता हूँ, और आप मतलब क्या कि फील लेते रहना, विजुअलाइज करते रहना जो मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास में 2 सर्कल होना चाहिए, और सब लोग ना इस डायग्राम का जो मेकिंग है वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर। ये कह रहा है कि 2 सर्कल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन के हिसाब से 2 पॉइंट पे मीट करेगा, उन दोनों पॉइंट का नाम क्या क्या बोला हुआ, B और C। एक सेकेंड, एक पॉइंट ऊपर वाला मान लो कि B हो गया, और एक पॉइंट नीचे वाला मान लो कि C हो गया, चलेगा यहाँ तक। इसके आगे कह रहा है कि थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन। थ्रू B मतलब इस B वाले पॉइंट से पास होता हुआ आपको 2 लाइन सेगमेंट बनाना है, एक का नाम क्या है बताओ, ABD, और दूसरे का नाम क्या है बताओ, PBQ। क्लियर मेरे ख्याल में, मतलब दोनों B से पास करेगा, और B पॉइंट कॉमन भी है दोनों के बीच। तो ऐसा कुछ कह रहा है आपको, देखो कि B पॉइंट से एक ऐसा लाइन बनाना है, इसका नाम सपोज करो कि मैं दे देता हूँ A, B तो ऑलरेडी बनाया हुआ है D, और दूसरा लाइन मेरे को कुछ इस टाइप का बनाना है, इसका नाम अपन दे देंगे PBQ। ये मान लो कि P, वो मान लो कि B, और ये मान लो कि Q। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ तक बात खत्म। और याद रखना कि क्वेश्चन के हिसाब से ABD एंड PBQ दे आर 2 स्ट्रेट लाइन्स। आगे देखो क्या बोलता है, दे आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A पे D पे काट रहा है दोनों अलग अलग सर्कल को, P पे और Q पे काट रहा है दोनों अलग अलग सर्कल। तो जो भी उसने बोला यहां तक वो हमने बना दी। इसके आगे ये कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ACP एंड QCD दे आर इक्वल। तो ACP एंगल आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वो है कहाँ, ठीक है ना। तो ACP एंगल रियलाइज करने के लिए देखो, ये रहा A, ये रहा C, इसको इससे जोड़ो और इसको आप P से जोड़ो। ये जो व्हाइट वाले से बनाया मैंने, ये हो गया एंगल ACP, एंड दूसरा एंगल का नाम क्या है, QCD, राइट। तो Q से ये रहा, इसका भी रंग बदल देते हैं, पिंक कर दो इसको, और D मेरे ख्याल में ये रहा, इसको भी आप पिंक कर दो, ये हो जाएगा। तो ये दोनों व्हाइट लाइन के बीच का एंगल और ये दोनों पिंक लाइन के बीच का जो एंगल है, इसको आपको इक्वल प्रूफ करना। दिस इज द क्वेश्चन। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है B पॉइंट पे और D पॉइंट पे। इंटरसेक्शन पॉइंट B से आपको 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन, एक का नाम ABD, दूसरे का नाम PBQ, ये ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद में इन्हीं सर्कल्स का जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट था C, उस पॉइंट से A को और P को ज्वाइन करना है, और उसी पॉइंट से आपको Q को और D को ज्वाइन करना है। एंड यू नीड टू प्रूव के एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। दिस इज द डायग्राम। ऐसे सोचोगे तो डायग्राम में कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब इसके आगे देखो प्रूफ का क्या सेटिंग रहेगा हमारा। एक और कलर कौन सा लेना, ऑरेंज नहीं लिया ना शायद। अब देखिए कि AP को जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है।
इसको मैं सॉलिड बना देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लिख देंगे हम लोग इस बात को कि ए बी को जोड़ दिया यहाँ पे और यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्यू डी, चलेगा? क्लियर है? अब सब लोग 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से देखो, बहुत सिंपल है, बस सुनना और सोचना थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, देखो कि इस सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एपी के बारे में सोचूं तो डू यू थिंक कि वो एक सिंगल आर्क है और वो आर्क अपने ही सर्कल के ऑपोजिट आर्क पे एक एंगल ये वाला सबटेंड कर रहा है और एक एंगल ये वाला सबटेंड कर रहा है, तो डू यू फील कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए आपस में? क्लियर है? एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम सेगमेंट वाला आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली इसको यदि आप एज अ आर्क सोचते हो इस पार्ट को, तो डू यू थिंक कि वापस से एक एंगल ये वाला होगा और एक एंगल ये वाला होगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। यहां तक का बात आपको समझ में आया? यहां तक अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में बस एक लाइन और है, ये चलो वो भी मैं बता ही देता हूं आपको, एक और लाइन के आता हूं मैं। देखो ये और ये इक्वल है, पहला बात, और दूसरा बात ये और ये इक्वल, और तीसरा और आखिरी बात कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका दोस्त ये और इसका दोस्त ये, देयरफॉर ये लोग को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल, बस आपको डायग्राम अच्छे से समझना है। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, गिवन में लिखिए टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये क्वेश्चन से छापना है, कहां तक छापना है मैं बताऊं, यहां तक रेस्पेक्टिवली तक, ये यहां से लेके रेस्पेक्टिवली तक एज इट इज छाप लीजिए पूरे रेस्पेक्ट के साथ में। इसके आगे लिखूं टू प्रूफ एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, टू प्रूफ एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, ठीक है? अच्छा, वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर इन द क्वेश्चन, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया हमने फोटो में? AP ड्रॉ किया हमने अपनी तरफ से और हमने ड्रॉ किया है QD। तो लिखूं कंस्ट्रक्शन जॉइन AP एंड QD, जॉइन AP एंड QD, ठीक है? आगे लिखूं प्रूफ में लिखूं सबसे पहले एंगल देखना ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP, रीजन देना एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट का नाम बता सकते हो कौन सा होगा? AP, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट AP, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? फिर नेक्स्ट लिखूं इसी तरीके से एंगल QBD इज इक्वल्स टू एंगल QCD, इसका भी सेम रीजन होगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट QD, और इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट QD, और मार्क कर लेंगे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? नेक्स्ट लिखो अगेन एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल QBD, एंगल ABP आगरा बॉम्बे पुणे इज इक्वल्स टू एंगल क्वीन बॉम्बे दिल्ली QBD, ठीक है? इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 to 3 एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, चलेगा? डन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसको मैं थोड़ी देर में रीड करवा दूंगा आपको, पहले अपने हिसाब से एक बार इसका लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके आपको क्वेश्चन समझाने का ट्राई करता हूँ। देखना ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है इस टाइप से, ठीक है? ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल का मतलब, हो सकता है कि ये फिगर मेरा ना बैठे अच्छे से, फिर से अलग से बना लूंगा अगर नहीं बैठता है। ये बोलता है कि इस ट्राइंगल का ना 2 साइड को आप डायमीटर मान के
दो सर्कल बनाओ, एक सर्कल ऐसे बना लो एक को डायमीटर मान के, एक और सर्कल बनाओ आप दूसरे को डायमीटर मान के। ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा करने से, अब इस फोटो में तो एग्जैक्टली नहीं बैठ पाया, जब हम बनाएंगे तब हम उसको बिठा देंगे, ठीक है ना। ऐसा करने से इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पेयर ऑफ सर्कल का जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वो इस ट्राइंगल के थर्ड साइड पे लाई करे। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। दिस फिगर इज नॉट एक्यूरेट, अब उसके लिए टेंशन मत दो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। इनिशियली आई विल बी हैविंग अ ट्राइंगल, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि इस ट्राइंगल के एक साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ, दूसरे साइड को डायमीटर मान के एक और सर्कल बनाओ, ठीक है। इन दोनों सर्कल के बीच में ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट तो कॉमन होगा ही होगा, साथ ही साथ इनका जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इसी ट्राइंगल के तीसरे साइड पे फॉल करना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो व्हाट डू यू थिंक मैथमेटिकली क्या सफिशिएंट रहेगा कि मैं ये दिखा दूं तो फिर ये वाला प्रूफ अपने आप हो गया। किसको देखना ध्यान से, अगर मैं समहाउ ये प्रूफ कर पाऊं, मान लो कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, और ये वाला पॉइंट सपोज करो कि पी है, ठीक है। अगर मैं समहाउ ये शो कर सकूं कि एंगल बी पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसका क्या क्या इंटरप्रिटेशन होगा या क्या क्या मीनिंग होगा, जरा सोचो एक। मेरे ख्याल में दो बात हो, एक बात होगा कि यस बीपीसी अगर 180 डिग्री है दैट मींस कि बीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, और तीसरा बात है कि पी इज ऑब्वियसली देन अ पॉइंट लाइंग ऑन लाइन बीसी, ठीक है। तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और ऑटोमेटिकली जो पी पॉइंट है वो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि वो बीसी साइड के ऊपर का ही एक पॉइंट है, मतलब बीसी पे लाई करता है वो। आया बात समझ, और यही तो हमको प्रूव भी करना है कि इस ट्राइंगल का तीसरा साइड, ठीक है, उसी पे सर्कल का दूसरा मीटिंग पॉइंट फॉल करना चाहिए। थोड़ा ये आइडिया देखो हजम करने में दिक्कत होता है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ समझाने का, ठीक है। अब एकदम बिगिनिंग से सुनो मेरे से। सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास में बताओ, ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक साइड को डायामीटर मान के एक सर्कल बनाना, ट्राइंगल के दूसरे साइड को डायमीटर मान के एक और सर्कल बनाना है। इन दोनों सर्कल में वेल ऑब्वियस है कि ये वाला पॉइंट तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉमन। लेकिन दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाओगे तो उनके बीच में कितना कॉमन पॉइंट रहेगा, दो, एक ये वाला और एक और पॉइंट हो। क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों पेयर ऑफ सर्कल का जो दूसरा कॉमन पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के तीसरे साइड पे लाई करना चाहिए, ये मेरे को प्रूफ करना है। अब इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इफ आई एम एबल टू शो कि बीपीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उससे मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं एक बार आर्ग्यूमेंट से समझाने का ट्राई करता हूं, फिर हम प्रूफ करने का ट्राई करें। अब देखना ध्यान से, इस ट्राइंगल का जो तीसरा साइड होगा वो किन दोनों पॉइंट को जोड़ के बनेगा, ये बताओ। किन दोनों पॉइंट को जोड़ के बनेगा, बीसी को जोड़ के बनेगा। तो बीसी को मेरे को क्या प्रूव करना है, उसके लिए कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। और इन दोनों सर्कल का जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैंने क्या माना है, पी माना है। तो अगर मेरे को ये शो करना है कि पी जो है वो बीसी पे फॉल करता है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी सफिशिएंट कि मैं बीपीसी को क्या प्रूव कर दूं, 180 डिग्री। 180 डिग्री प्रूव करने से ऑटोमेटिकली पहला बात ये हुआ कि बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा कि सिंस पी भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है दैट मींस कि पी इज आल्सो लाइंग समवेयर ऑन बीसी एंड बीपीसी टुगेदर दे आर फॉलोइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नहीं आया समझ। तो अगर मैं एंगल बीपीसी को क्या प्रूव कर दूं, 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो भी मेरे से मांग रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज को एक बार और पढ़ो, जरूरत पड़ा तो मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट करूंगा एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स राइटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने का पार्ट तो बहुत इजी, समझने का पार्ट में ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है, ठीक है। ठीक है, वो पॉइंट को, हाँ ये डायग्राम परफेक्ट है कि मतलब सर्कल्स ढंग से एक जगह पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ें क्वेश्चन को पढ़ें। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन इट्स थर्ड साइड, ठीक है। एक बार और रिपीट करूं एक्सप्लेनेशन को कि हो जाएगा, हो जाएगा। अभी थोड़ा प्रूफ पे भी बात करवा देता हूँ। प्रूफ बहुत इजी। प्रूफ के लिए क्या है, देखो कि आप AC के P को या जो भी हमारा पॉइंट रहेगा ED को ऐसे जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ने के बाद में क्या है, ध्यान से सोचना आप एक बार, AB इस लेफ्ट वाले सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर। तो अगर वो डायमीटर है तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगेन जो राइट वाला ग्रीन सर्कल है आप, ठीक है ना, उसके लिए AC क्या है, डायमीटर।
तो ये जो एंगल है ये फिर से कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। 90 प्लस 90 का आंसर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर बीपीसी क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और अगर बीपीसी स्ट्रेट लाइन हो गया हेंस द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, लिखो। अच्छा, एक और हेल्प आप लोगों को कर देता हूं कि आप लोगों को ये फोटो बनाना कैसा है। जो लीगल तरीका है, जैसे क्वेश्चन बोलता आ रहा है वैसे आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम आपका डायग्राम मिसमैच हो। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आप बनाने के लिए कॉपी में क्या करें कि पहले दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लें इस तरीके से, ठीक है। ये बनाने के बाद मैं पहले क्या करूं कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आप पहले ही बना दो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे जोड़ दो ऐसे, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे जोड़ दो ऐसे, तो आपका डायग्राम एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और पार्ट आपको बनाना है एज अ कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को जोड़, ठीक है। और नाम आपका रहेगा ए बी सी, इसको कह देना पी, पी ही कह दो, चलो डन। लिखो गिवन 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 में लिखूं लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, बी अ ट्राइंगल। आगे लिखूं लेट देयर बी two circles drawn with AB and AC as diameters respectively। ठीक है, आगे लिखूं लेट P be the other point of intersection of the circles। Let P be the other point of intersection of the circles। नीचे लिखो टू प्रूफ। कोई स्टेटमेंट फ्रेम करके बता सकता है क्या होना चाहिए? नहीं, हमने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि हमारा ट्राइंगल है एबीसी और हमारे सर्कल का दूसरा मीटिंग पॉइंट कौन है पी, और हमको क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए कि दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ट्राइंगल के तीसरे साइड पे लाई करेगा। तो हमको बोलना चाहिए टू प्रूफ में लिखो पी लाइज ऑन, टू प्रूफ में पी लाइज ऑन क्या? पी लाइज ऑन बीसी, ठीक है। बात एक ही होगा लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पर एक बार ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर चाहो तो लिख दो दैट इज मतलब इनिशियली ये स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर आप लिख दो दैट इज बीपीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल बीपीसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके जगह वैसे ये भी करेक्ट है कि बी कॉमा पी कॉमा सी आर कोलिनियर, वैसे भी कह सकते हो, एक ही बात चलेगा। अब आगे लिखो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ कंस्ट्रक्शन में बताओ, लिखो जॉइन एपी, कंस्ट्रक्शन जॉइन एपी। जॉइन, आगे लिखो प्रूफ में लिखो सिंस ए बी इज क्या? डायामीटर, देयरफॉर एंगल APB is equals to 90 degree। again AC is diameter,
देयरफॉर एंगल APC is equals to 90 डिग्री, एंगल APC is equals to 90 डिग्री। नीचे लिखो, डन, यहां तक नीचे लिखो, देयरफॉर एंगल BPC is equals to एंगल APB प्लस एंगल APC is equals to 90 plus 90 is equals to 180 डिग्री। 90 plus 90 is equals to 180 डिग्री। नीचे लिखो देयरफॉर एंगल BPC is equals to 180 डिग्री। Hence B comma B comma P comma C lie on same straight line। B comma P comma C lie on same straight line, hence proved। B comma P comma C lie on same straight line, hence proved। ये समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। देखो करते हैं डिस्कस इसको भी। आप ना एक बार फोटो से इन्फ्लुएंस मत होना, कोशिश करना कि फिर से मैं कह रहा हूं आप लैंग्वेज पढ़ें। ये कह रहे हैं कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। इतने से बात को पढ़ के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सोचो। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा, देखो कि जिसका ये बात कर रहा है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है, सोचना अच्छे से, जहां पे एक कुछ कॉमन साइड होगा AC और उसके एक तरफ ये कॉमन साइड होगा AC, उसके एक तरफ होगा ABC 90 डिग्री और एक तरफ होगा ADC वो भी 90 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ गया आपके दिमाग में, शुरू में ये फोटो आना चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल। उसके बाद क्या है, देखो कि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसको देख के आपको क्वाड्रिलेटरल तो पक्का फील आ ही रहा होगा कि ABCD मिला के क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। और जिस एंगल्स को अगला बोल रहा है कि 90 डिग्री होगा, उसके हिसाब से ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180। और इन दोनों ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो रहा है, तो बाकी दोनों का सम ऑटोमेटिकली 180, क्योंकि सारा एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360। आया बात समझ? तो 100% गारंटी से हम कह सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट से कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला बात जब आप प्रूफ कर लोगे, उसके बाद आपको इमेजिन करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसको बाहर से कवर देने वाला कोई एक मतलब सर्कल भी एग्जिस्ट करेगा। ये आपको बाद में सोचना चाहिए, पहले नहीं सोचना चाहिए। देखो पता नहीं ये बैठ पाता है कि नहीं। चलो ऑलमोस्ट बैठ रहा है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, पहले ऐसा कोई सर्कल वर्कल है नहीं यहाँ पे, हाँ पहले ये है बस। इसमें क्या क्या है वो सोचो। इसमें एक डायगोनल है, डायगोनल की एक तरफ एक एंगल है 90 डिग्री और उसी डायगोनल के दूसरे तरफ भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। फिर ये चारों पॉइंट मिला के कैसा पॉइंट हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट हो जाएगा, जिसमें दोनों अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो रहा है आपके लिए, 180 डिग्री। देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल हो रहा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक बार जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना आपके लिए, उसके बाद आप कह सकते हो कि ठीक है, फिर इसको कवर देने वाला एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करेगा। सही कह रहा हूँ शायद, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि एंगल CAD और एंगल CBD को इक्वल प्रूफ करो। तो आप देखो कि CAD किधर, CAD, और ये एक एंगल का बात कर रहा है CBD। उसको रियलाइज करने के लिए मुझे थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। अभी CAD CBD तो मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए उसको। क्यों सोचो, अगर CD को आप एज अ सेगमेंट इमेजिन करते हो तो एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम सेगमेंट CD एंड देयरफॉर दे मस्ट बी इक्वल। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाए, लिखा दूं? लिखो पहले तो लिखो गिवन। गिवन में तो आप इससे ही कॉमन कर मतलब कॉपी कर लो, यहां से लेके यहां। लिखो गिवन हो गया, फिर लिखो टू प्रूफ। टू प्रूफ में लिखो एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD।
कंस्ट्रक्शन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ हमको करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा चीज जो भी हमको रिक्वायर्ड है सबका नाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन्ड है ही। इनफैक्ट एंगल सीबीडी का नाम भी मेंशन्ड है, सीबी भी हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही, नॉट सीबी सॉरी, बीडी को जो है हमको क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, लिखो फिर आगे। नहीं नहीं, वो तो कॉन्साइक्लिक जब प्रूफ होगा उसके बाद होगा ना, सर्कल दिया हुआ नहीं है, लेकिन सर्कल हम अभी थोड़ी देर में प्रूव कर देंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो उसको कवर देने वाला सर्कल तो एग्जिस्ट करेगा ही। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इमेजिन करेंगे अच्छा ठीक है साइक्लिक हो गया बोल के सर्कल तो होगा, और सर्कल होगा तो फिर सर्कल वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नहीं कंस्ट्रक्शन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सर्कल आपको बना बनाया मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि पहले जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वहां प्रूफ कर पाते हैं ना, तो फिर सर्कल आप ऑटोमेटिकली वहां पे इमेजिन करके सर्कल का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, लिखूं ऐसे लिखूं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना, 90 प्लस 90 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। नीचे लिखो, हेंस ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, आगे लिखो, ABCD is a cyclic quadrilateral. इसके आगे now एंगल CAD, अच्छा एक बार 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, इनका सम 180 हुआ, पूरा ओवरऑल क्या था क्वाड्रिलेटरल, तो ऑटोमेटिकली बाकी दोनों ऑपोजिट एंगल का भी सम कितना हो जाएगा 180, और इस प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वे सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हैं इसका कोई मेंशनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो अंडरस्टूड खुद ही रहे। आगे लिखो, नाउ एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, इसका रीजन एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट CD, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट CD, ठीक है। नीचे लिखो हेंस प्रूव्ड, हाँ बना लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट और सबसे सिंपल है ये, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ऑलरेडी पैरेललोग्राम बोला हुआ है, इसको रेक्टेंगल तक पहुंचना है आपको, तो बस एक ही चीज दिखाना है कि एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाए, सफिशिएंट होगा वो। और वापस से आप देखो इस बार कि साइक्लिक पहले से बोला हुआ, साइक्लिक बोला हुआ मतलब हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि एक हमारे पास में पैरेललोग्राम है जिसके चारों पॉइंट से एक सर्कल क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, चलेगा। लिखो गिवन में लिखो ABCD is a cyclic parallelogram. ABCD is a cyclic parallelogram. 2 मिनट मेरे तरफ देखो, एक बार फिर पूछता हूँ, पैरेललोग्राम पे ऑलरेडी खड़े हो आप, है ना, और आपको जाना है रेक्टेंगल, तो क्या एक्स्ट्रा प्रूव करने से हो गया काम, आप 90 डिग्री प्रूव करने से काम हो गया। अभी ये जो पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ABCD, ये पैरेललोग्राम भी है और ये साइक्लिक भी है। पैरेललोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ABCD का प्रॉपर्टी देखूं तो एंगल A एंगल C उसका कैसा एंगल्स है, ऑपोजिट एंगल्स है, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता था, इक्वल। और साइक्लिक के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री। मतलब साइक्लिक होने के नाते सम 180 होना चाहिए, पैरेललोग्राम होने के नाते ऑपोजिट एंगल का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसको जब उस पर इंपोज करोगे तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, ट्वाइस एंगल A इज इक्वल्स टू कितना 180, एंगल A इक्वल्स टू कितना 90, हेंस प्रूव्ड। आया समझ, और एक 90 हो गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। लिखो टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड प्रूफ में लिखूं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। साइड में रीजन देना,
ABCD, या गिवन बोल के छोड़ दो, गिवन में तो बोला ही है ना कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो। दिस एम्प्लाइज एंगल E प्लस एंगल E, एंगल E प्लस एंगल E is equals to 180. This implies twice angle E is equals to 180. This implies angle A is equals to 90. ठीक है, नीचे लिखो therefore। अच्छा एक बार फिर से मेरी तरफ देखना, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, वहां हमने चारों एंगल को जो है वो 90 प्रूव किया था, एंड दैट वाज मैंडेटरी इन दैट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज उसमें पैरेललोग्राम गिवन नहीं था, उसमें वो स्ट्रक्चर क्या था हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल। बट इसमें ऑलरेडी इट हैज बीन मेंशन्ड कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या है बताओ, पैरेललोग्राम। तो वहां से रेक्टेंगल जाने के लिए बस एक बार 90 दिखा, ठीक है ना। नीचे लिखो देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो आज के लिए इतना ही बस।